तो बच्चों लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में एक कॉन्सेप्ट अभी और क्लियर करते हैं आपको, इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आपको अपने आप फील हो जाएगा कि हाँ ये इंपल्सिव फोर्स है और ये नॉन इंपल्सिव फोर्स है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा एकदम। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉल को यहां से उछाला, मास ले लिया, मान लो इसको 2 kg। ठीक है, और स्पीड दे दी, मान लीजिए मैंने इसको 30 मीटर पर सेकेंड। तो इतना काइनेमेटिक्स से आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। ये बॉडी ऊपर जाएगी, बॉल ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, और ऐसा हम मानते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जितनी स्पीड के साथ बॉडी ऊपर गई थी उतनी स्पीड के साथ बॉडी नीचे लौटती है। तो ड्यूरिंग द मोशन क्या बताइए, इस पर क्या लग रहा होगा, यहाँ पे t=0 पर ऐसा, नीचे क्या लग रहा होगा बताओ, mg। यहाँ पर भी नीचे क्या लग रहा होगा, mg बेसिकली इसको इंपल्स दे रहा है, मतलब जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो इसके मोमेंटम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, घटते घटते मैग्नीट्यूड में 0 कर दिया। फिर mg फिर इसको इंपल्स दे रहा है और अब मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। तो mg ने क्या किया, इसके मोमेंटम इंपल्स देकर इसके मोमेंटम को ऊपर की तरफ, डायरेक्शन था जो मोमेंटम का, उसको नीचे कर दिया। पर ये काम इसने कितने टाइम में किया, यहाँ t=0। अब आपको इतना पता होगा कि आप सीधे सीधे लगा दो v=u+at, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल थी 30 माइनस g इंटू टी, तो t=3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड तो यात्रा बॉडी की अपवर्ड मोशन की रही और 3 सेकेंड नीचे की यात्रा रही। तो टोटल कितने टाइम के लिए mg ने इसको इंपल्स दिया, 6 सेकेंड के लिए। mg कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स। अब वही डायग्राम बनाओ, इसमें वही डायग्राम बनाओ कि यहां पर मोमेंटम ये था और इंपल्स लगा नीचे की तरफ mg का, और फाइनल मोमेंटम ये हो गया। अब जरा लिखिए इसको, ये कितना था, वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, मास था 2 kg। यहां पर जब बॉडी लौट कर आई t=6 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, मास वही 2 kg। तो अब उसी तरीके से लिखते हैं, इंपल्स नीचे लगा तो यही इंपल्स बराबर क्या लिख देंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो इसी इंपल्स के डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम कितना गया बताइए, 30 इंटू 2, और माइनस ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो ये मोमेंटम पॉजिटिव, और माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम, इस मोमेंटम के रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव है, तो ये -30 इंटू 2 आ जाएगा। तो बताइए mg का इंपल्स कितना लगा, ये लगा 120 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, और फोर्स कितना लगा इस इंपल्स में, दो चीजों का कंट्रीब्यूशन है। फोर्स तो mg है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, मास कितना है 20 न्यूटन, और जो टाइम इंटरवल लगा वो लगा 6 सेकेंड। तो अगर हम इंपल्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है, ये है फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, जैसे मोशन का इनर्शिया होता है मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, उसी तरीके से जो इंपल्स होता है वो दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है, फोर्स पर भी और टाइम पर भी। अगर आप एक छोटा सा फोर्स 2-3 साल के लिए लगा दो तो बहुत बड़ा इंपल्स क्रिएट कर देगा, या एक बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा दो तब भी बहुत बड़ा इंपल्स आ जाएगा। तो इंपल्स सेम ही आएगा। तो यहां पर एक नॉर्मल फोर्स है, एक ऑर्डिनरी फोर्स है। कैसा है, ऑर्डिनरी फोर्स, ये ऑर्डिनरी फोर्स है यहां पर। अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से समझो जरा। अभी आपको इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव में फर्क समझ में आने लगेगा, और इसको mg को नॉन इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन इंपल्सिव। अब जरा समझना कि एक यहां पर बॉल होती और एक, या अगले पेज पर समझ लो, या ऊपर कर देते हैं उसको, यहां पर एक बॉल होती और यहां पर ये बॉल वही 2 kg की बॉल 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो इतना आपको समझ में आता है, जब इसे टकराएगी तो यहां से कस के एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसके ऊपर इस तरीके से,
और इस नॉर्मल ग्रेविटी को मैं जीरो मान ले रहा हूं, ठीक है, ऐसा ना सोचें कि नीचे गिरेगा। यही नॉर्मल रिएक्शन इसके मोमेंटम को चेंज करेगा। और ये बॉल कोलिजन के बाद अगर सब कुछ इलास्टिक है, बढ़िया है, तो मान लो 30 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। अब आपको इतना तो समझ में आता है कि जैसे पहले वाले केस में मैंने बॉल को उछाला था, वो धीमे धीमे ग्रेविटी ने उसके मोमेंटम को खत्म किया था, फिर उल्टे डायरेक्शन में मोमेंटम जनरेट किया था, तो इसमें 6 सेकंड का समय लगा था। क्या ये वॉल क्या इसके कांटेक्ट में 6 सेकंड के लिए रहा होगा? ये तो बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में रहा होगा। पर ध्यान से देखो, अगर मैं यही डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूं तो जो मोमेंटम में चेंज है डेल्टा पी, तो ये आप लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो मोमेंटम में जो चेंज है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो या ये पॉजिटिव ले लो, वो आपके ऊपर है, इधर ले लो पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर मैंने फाइनल वाला पॉजिटिव लिया था, तो यहां पर भी मैंने फाइनल वाला पॉजिटिव ले लिया है। तो ये मोमेंटम पॉजिटिव लिया, तो इसको लिखेंगे +30 इंटू 2 माइनस ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -60 इक्वल टू मोमेंटम में चेंज तो अभी भी कितना है, 120 न्यूटन सेकेंड ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई यहां पर फोर्स कितना लगा, तो ये सबसे पहले तो इस पर डिपेंड करेगा कि यहां पर ये सरफेस और कोलाइडिंग बॉडी कितनी हार्ड है। जैसे आप एक आटे की बॉल ले लेते, खैर वो तो लौटती नहीं, पर मान लो एक स्टील की बॉल ले लेते, और यहां पर टाइम ऑफ कोलिजन, इसी को कहते हैं कि कितनी देर के लिए कांटेक्ट रहा, कितने देर के लिए नॉर्मल रिएक्शन है, इसने मोमेंटम को चेंज किया। तो डेल्टा टी बहुत ही छोटा होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड, ऐसा मान लिया, ऐसा मान लिया कि इतने टाइम के लिए कांटेक्ट रहा। तो ये जो फोर्स लगा, पहली बात तो कांस्टेंट तो लगा नहीं होगा, तो ये कुछ ऐसा आया होगा, आपको मैं समझा दूं। पर अगर मोटा मोटी मैं एवरेज वैल्यू भी निकाल के आपसे पूछूं कि एवरेज वैल्यू क्या रही होगी नॉर्मल रिएक्शन की, मान लो मोटा मोटी हम एवरेज वैल्यू की बात कर लें, तो एवरेज वैल्यू रही होगी, इंपल्स इसी ने दिया है, तो इतना तो मैग्नीट्यूड में होना ही चाहिए इंपल्स को, क्योंकि इसी ने मोमेंटम को चेंज किया यहां पर। तो एन एवरेज जो रहा होगा मान लो, और डेल्टा टी कितना, 1 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, और इंपल्स लगा कितना है, 120 इक्वल टू एन एवरेज इंटू 10⁻⁻⁴, और एन एवरेज जो नॉर्मल रिएक्शन एवरेज लगा वो कितना लगा, 120 × 10⁴ न्यूटन। अब ध्यान से समझोगे आप, देखिए इस वाले नॉर्मल रिएक्शन ने 1 × 10⁻⁻⁴ के सेकंड में जो इंपल्स दिया, वही इससे पहले वाले केस में ग्रेविटी ने 6 सेकंड में उतना इंपल्स दिया था। कहने का मतलब दोनों ही केस में टाइम सेम था, लेकिन फोर्स की वैल्यू का फर्क था। वहां पर mg केवल 20 न्यूटन का था, और यहां पर लगने वाला फोर्स एक बहुत बड़ा फोर्स है। तो इसी को हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्सेस। तो देखो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है, इंपल्सिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो अचानक से पैदा होते हैं और सडनली डिसअपीयर हो जाते हैं, और उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कस के चेंज कर जाते हैं। तो इंपल्सिव फोर्सेस आर ऑफ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड एंड अपीयर ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड, इतने टाइम के लिए आते हैं, और इनके मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज होते हैं, क्योंकि टाइम तो बहुत कम लगता है, बहुत कम समय के लिए पिक्चर में आते हैं। तो अगर वही इंपल्स जनरेट करना है तो मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा, बहुत लार्ज होना पड़ेगा। तो इंपल्सिव फोर्सेस का जो यहां पर अगर हम एवरेज वैल्यू की बात ना करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आया होगा, बेटा, इस तरीके का। मतलब ये यहां पे T1 से लगना शुरू हुआ, T2 तक लगता रहा, और यहां पे जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁴, और इसका जो एरिया देगा ये क्या देगा, इंपल्स देगा। ये जो एरिया देगा वो इंपल्स देगा। यहां पर ये फोर्स इंटू टाइम, तो ये है इंपल्सिव फोर्स। ठीक, तो आप लिख लीजिए इसको, इंपल्सिव फोर्स की डेफिनेशन को। तो इंपल्सिव फोर्स आर द impulsive forces
impulsive forces are the forces of very large magnitude forces of very large magnitude and acting for a very short time interval and acting for a very short time interval acting for a very short time interval। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पर अपीयर होते हैं, जैसे कोलिजन के दौरान पिक्चर में आते हैं, एक्सप्लोजन के दौरान पिक्चर में आते हैं। एग्जांपल, फोर्सेस अपीयर ड्यूरिंग collisions ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कोलिजन के दौरान अपीयर होते हैं। फोर्सेस अपीयर ड्यूरिंग एक्सप्लोजन के दौरान, धमाके के दौरान जो फोर्सेज आते हैं वो भी कैसे होते हैं? इंपल्सिव फोर्सेज होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि इंपल्सिव फोर्सेज आई इक्वल टू, मान लो एक है एफ नॉट का फोर्स, ये लगा डेल्टा टी के लिए, डेल्टा T1, और दूसरा एफ इंपल्सिव लगा डेल्टा T2 के लिए। तो ये जो डेल्टा T1 होता है ये होता है काफी बड़ा होता है डेल्टा T2 से। तो बताइए सेम इंपल्स देने के लिए एफ इंपल्सिव को बहुत बड़ा होना पड़ेगा एफ नॉट से, तो इंपल्सिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस के एग्जांपल, कि इंपल्सिव फोर्सेस को कैसे पहचानते हैं और नॉन इंपल्सिव को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ impulsive and non-impulsive forces। impulsive and non-impulsive forces, देखो अपने आप समझ में आएगा, आप कह देंगे सर बिल्कुल इंपल्सिव है। अभी जरा एक छोटा सा एग्जांपल से लेते हैं, जैसे देखिए ध्यान से देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे एक बॉल को मैंने यहां पे रखा, आप समझ जाना कि जो बहुत बड़ा फोर्स हो अपने आप फील होगा। देखना, एक बॉल को यहां पे रखा, मान लो मास है 10 kg, तो बताइए यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? बताइए, mg के बराबर लग रहा होगा। तो इस समय जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी वो होगी 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं है, ये नॉन इंपल्सिव फोर्स है। ऐसे ही समझोगे, और क्या, कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं है, नॉन इंपल्सिव फोर्स, नॉन इंपल्सिव। असल में ये नाम ही क्यों पड़ा इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, अभी नहीं, अगले आर्टिकल में क्लियर करूंगा इस बात को, अभी बस समझ लो। लेकिन अगर मैंने यहीं पे ऐसा कर दिया होता कि एक बॉल को H इक्वल टू √2GH होता है, 2GH, तो H को ले लिया 5 मीटर, और U इक्वल टू 0 से मैंने गिराया, और मास अभी भी इस बॉल का यही लिया 10 kg। तो बताइए जब ये इस सरफेस को हिट करेगी बॉल, जब इसको हिट करेगी, ध्यान से देखना, जब हिट करेगी तो mg तो लग रहा होगा, लेकिन आप खुद फील कर रहे होगे अब इस बात को कि जो नॉर्मल रिएक्शन आया होगा अब की बार शायद वो 100 न्यूटन तो नहीं होगा, इतना फील हो रहा होगा। ऐसे समझोगे तुम्हारा सिर है, मैं धीमे से एक हल्का सा एक पत्थर यहां पर रख दूं धीमे से, और एक पत्थर को ऊपर से हाइट से गिरा दूं, तो जब पहले आराम से पत्थर रखा था तब वो n इक्वल टू mg था, और बाद में जब किसी हाइट से पत्थर आपके सिर पे गिरा तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो आपके सर की ऐसी की तैसी कर देगा। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन आया असल में बहुत छोटे समय के लिए आया, और एक
लार्ज मैग्नीट्यूड का आया, इसलिए उसका नाम क्या है, इंपल्सिव नॉर्मल रिएक्शन। तो अब जो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आया होगा, ये साधारण नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहा होगा, ये रहा होगा एन इंपैक्ट कहते हैं कई बार इसको हम, एन इंपैक्ट। तो ये आया होगा इंपल्सिव नॉर्मल रिएक्शन, इंपल्सिव नॉर्मल रिएक्शन। और अब देखिए ये आया बहुत छोटे समय के लिए, और जैसे ही बॉडी ने कांटेक्ट खत्म किया, बताइए तुरंत यहां से क्या हो गया, डिसएपियर, तुरंत क्या हो गया, डिसएपियर। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर एपियर हुआ, वो बहुत ही छोटे समय के लिए एपियर हुआ, इसलिए कैसा ये इंपल्सिव, क्योंकि इसने इतने ही समय में इसके मोमेंटम को, नीचे आते हुए मोमेंटम को ऊपर की तरफ भेज दिया। तो इस इंपल्सिव नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बहुत लार्ज होती है। कितनी होती है वो तो उससे निकलती है कि कितने टाइम के लिए कांटेक्ट रहा और कितना मोमेंटम में चेंज रहा इसके में, उससे कैलकुलेशन से वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना, 3 एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैं यहां पे एक ब्लॉक है, ये 10 kg का ही ले लिया। टेन के जी का ही ले लिया मैंने। एक तीसरा एग्जांपल भी बना रहा हूं। अब आपको यहां पे मैं ये समझाना चाहूंगा कि किस केस में जो टेंशन का फोर्स है वो इंपल्सिव है, और किस केस में टेंशन का फोर्स नॉन इंपल्सिव है। 10 kg का ही मैंने मास लिया तीनों में। अब देखिए इस समय जो जो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो टेंशन लग रहा होगा, तो टेंशन कितना रहा होगा, 100 न्यूटन रहा होगा, क्योंकि mg की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। न्यूटन लिखा नहीं मैंने, ठीक है। और यहां पर भी टेंशन वही रहा होगा, 100 न्यूटन। mg इक्वल टू 100 न्यूटन, यहां पर भी वही टेंशन रहा होगा, mg इक्वल टू 100 न्यूटन। अब ध्यान से देखना, यहां पर आके मान लीजिए मैंने एक बॉल को इससे इस तरीके से v0 की वेलोसिटी से ये बॉल टकराई। ये जस्ट टकराने से पहले का डायग्राम है, ध्यान से देखना जरा। जब यहां पर ये बॉल टकराई तो ध्यान से समझना, तो जब ये टकराई होगी, यहां पे बना देता हूं, जब ये बॉल से टकराया होगा तो धागे में टेंशन वही लग रहा है अभी भी, लेकिन यहां पे जब कांटेक्ट हुआ होगा इनका, तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आया होगा इंपल्सिव। तो इस एन को मैं इंपल्सिव कह रहा हूं, इंपल्सिव। लेकिन अभी भी mg इसमें नीचे की तरफ ही लग रहा होगा और ये टेंशन इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो अब बताइए, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, और ये टेंशन कैसा, इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव, क्योंकि ये अभी भी mg के बराबर ही लग रहा होगा, तो ये है नॉन इंपल्सिव, ये नॉन इंपल्सिव है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने यहां पर इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता मैं, और यही बॉल इसको ऊपर से हिट करती, तो अब आप बताइए, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूं यहां पे 1 मिनट के लिए। अब ये बॉल इसको हिट करती, तो ध्यान से देखना, जब बॉल इसको हिट करेगी तो हिटिंग के दौरान ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये तो इंपल्सिव होगा, इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इंपल्सिव होगा, mg तो लग ही रहा होगा। तो आप बताइए, जब इसका एफबीडी आप देखोगे तो इस पर ये नॉर्मल रिएक्शन अब की बार कैसा है, इंपल्सिव। अब क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह समझा दिया है कि नॉर्मल रिएक्शन सडनली अपीयर होता है, वो इंपल्सिव होता है, इंपल्सिव। तो अब ध्यान से देखना कि इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन जो ये लगा होगा इंपल्सिव होगा। तो अगर ये इंपल्सिव रहा होगा और ये धागा मैं मान के चल रहा हूं कि ब्रेक नहीं हुआ है, तो क्या टेंशन भी इंपल्सिव होगा, बिल्कुल होगा, इंपल्सिव, इंपल्सिव होगा टेंशन। तो इस केस में जो टेंशन फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, इंपल्सिव होगा। तो मैं एक डायग्राम जनरल बना देता हूं कि जैसे अगर इस शेप की एक बॉल है, ये धागे से लटकी हुई है, तो मान लो एक केस में यहां से बॉल ने इसको हिट किया, एक केस में यहां से इसको हिट किया, एक केस में यहां से हिट किया।
तो ध्यान से देखना, अब आपको क्लियर है। जब ये यहां हिट करेगा इस केस में, अपने आप समझना, आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये होगा इंपल्सिव। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बेटा ये होगा इंपल्सिव, और यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये भी इंपल्सिव लगेगा। एक मिनट, इसको अलग से समझ लो जरा। अच्छा, इसमें डायग्राम में गंदगी मत करो, यहां समझ लो। जब ये दूसरा वाला केस होगा, ये वाला, तो यहां पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये भी इंपल्सिव होगा, और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ये एन वाई और ये एन एक्स ये भी इंपल्सिव होंगे। भाई शेर का बच्चा तो शेर ही होगा भाई। जब एन का मैग्नीट्यूड लार्ज है तो साइन थीटा कॉस थीटा जो कंपोनेंट होते हैं तो उनकी इतनी वैल्यू थोड़ी कम होती है, 3/4 5 4/5 इस तरह की वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू से बहुत फर्क तो पड़ नहीं जाएगा। तो एन वाई इंपल्सिव होने की वजह से, एन वाई इंपल्सिव होने की वजह से जो टेंशन होगा इसमें कैसा आएगा बताइए? इंपल्सिव टेंशन आएगा, इंपल्सिव होगा। और इस केस में ये जो टेंशन रहा होगा ये कैसा रहा होगा? नॉन इंपल्सिव। कैसा रहा होगा बेटा? नॉन इंपल्सिव। लेकिन अगर इसी में कोई बॉडी इस तरह से टकरा जाती, इस तरीके से, तो यहां पे भले ये नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव आता, पर ये नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होता लेकिन इस धागे को क्या कर देता? सिलेक्ट कर देता, ढीला कर देता, या जो भी टेंशन बचता ये कैसा होता? नॉन इंपल्सिव। कैसा बचता? नॉन इंपल्सिव। ये सब क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कब इंपल्सिव होगा टेंशन, कब नॉन इंपल्सिव होगा। इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स को भी देखते हैं कि कब इंपल्सिव होता है, कब नॉन इंपल्सिव होता है। जरा समझना, जैसे एक बॉल ली मैंने, ये ब्लॉक है और मास है में, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। अगर मान लो एक बॉल इससे वी नॉट की स्पीड से टकराई, तो टकराई होगी तो टकराने के दौरान का फोटो देखना जरा। जब टकराई होगी तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से आया होगा। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन तो 100% कैसा रहा होगा? इंपल्सिव रहा होगा। अब ये तो समझ में आने लग गया। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लग रहा होगा बेटा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लग रहा होगा, ये तो mg को बैलेंस करेगा, और mg तो एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है। n1 कह दिया, ठीक है, नॉन इंपल्सिव है ये तो। और बताइए इस दौरान जो फ्रिक्शन लगा होगा, ये इस वाले नॉर्मल रिएक्शन से तो इस फ्रिक्शन को कोई लेना देना नहीं है, तो ये जो एफ के भी लग गया होगा, मान के चलिए जो भी फ्रिक्शन लगा हो, मैं तो एफ कह देता हूं, तो ये म्यू n1 होगा, और म्यू की वैल्यू तो 1.5 इस तरह की होती है, और n1 नॉन इंपल्सिव है, तो ये भी कैसा हो गया बताइए? नॉन इंपल्सिव। नॉन इंपल्सिव हो गया, ठीक है। तो इस कोलिजन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा है? नॉन इंपल्सिव। पर मान लो इस तरीके का केस होता, इस तरीके का केस होता, ये रफ सरफेस होता, या अभी मैं वो भी डायग्राम बना दूंगा, चलो इस तरीके का केस होता। अब सर जरा समझना, ये केस होता, ये थीटा है, और एक बॉल वी नॉट की स्पीड से दौड़ती है, इस तरह से यहां टकराती है, और म्यू का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, समझना। मास नॉर्मल है इसका, मान लो 2 kg, इसका 1 kg। तो अभी जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n1, ये कितना लग रहा होगा बताइए? 2g के बराबर होगा, तो 20 न्यूटन होगा, तो ये तो नॉन इंपल्सिव है। और इस समय अगर फ्रिक्शन फोर्स लगता भी, मान लो लगता भी, तो वो म्यू n1 लगता और वो नॉन इंपल्सिव होता, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी मैग्नीट्यूड का है। पर अगर कोलिजन के दौरान हम बात करें, कोलिजन के दौरान हम अगर बात करें, तो जब ये बॉल टकराई होगी, तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन कहां लगा होगा? इस तरीके से लगा होगा, बड़े ध्यान से देख लेना, ये इस तरीके से लगा होगा नॉर्मल रिएक्शन। उसको मैंने n1 दिखाया तो n दिखा दो इसको,
और ये कैसा रहा होगा बताइए, ये तो आपको पता ही है इंपल्सिव रहा होगा। और इस ब्लॉक का मूवमेंट वर्टिकल में हुआ नहीं है, तो ग्राउंड से जो नॉर्मल एक्शन आएगा, मान लो अब की बार आया एन डैश, तो एन डैश की वैल्यू जो रही होगी वो किसके बराबर रही होगी। देखिए इस एन के दो कंपोनेंट होंगे। अगर मैं इस वेज का एफबीडी बनाता हूं, ध्यान से देखना, इस वेज का एफबीडी बनाता हूं तो इस पर एक तो एन ऐसे लगा, ये इंपल्सिव वाला, और इस एन का ही एक कंपोनेंट वाई होगा और ग्राउंड से लगा होगा मान लो कोई एन डैश। तो क्योंकि एन वाई इंपल्सिव है, ये इंपल्सिव है, तो ये भी कैसा है बेटा, ये भी इंपल्सिव होगा। क्यों, ऊपर से एक तरह से हथौड़े जैसी चोट एकदम से पड़ी होगी, तो वर्टिकल का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इंपल्सिव। तो अब इसमें अच्छा एनएक्स कंपोनेंट इसमें एक टेंडेंसी जनरेट करेगा हॉरिजॉन्टल में मूव करने की, तो जो फ्रिक्शन आएगा यहां पर इस तरीके से जो फ्रिक्शन आएगा एफ के, तो अब ये एफ के कितना होगा बताइए, ये होगा म्यू एन डैश होगा। और क्योंकि एन डैश इंपल्सिव है, एन डैश इंपल्सिव है, इसलिए एफ के भी कैसा होगा, इंपल्सिव होगा। क्लियर हुआ, क्योंकि जब एन डैश की वैल्यू बहुत लार्ज है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बहुत लार्ज होगी। तो आपने देखा इससे पहले उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स था वो नॉन इंपल्सिव था, लेकिन यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स एपियर हुआ वो कैसा हुआ, इंपल्सिव जनरेट हुआ। कैसा जनरेट हुआ, इंपल्सिव, इंपल्सिव फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ। तो ये आपने कुछ एग्जांपल देखे कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से इंपल्सिव होता है, धागे का टेंशन किस तरीके से इंपल्सिव होता है। जैसे और एक एग्जांपल आपको दिखाया हम, जैसे मान लीजिए ये एक धागा, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, टॉप व्यू दिखा रहे हैं, मान लो ऐसे दिखाएं। मान लो इस तरीके से बॉल है ये M1 ये M2, ठीक, और आपने इसको हॉरिजॉन्टल में V0 की स्पीड दे दी। तो जब धागा टाइट हुआ होगा, जब धागा टाइट हुआ होगा, इसका टॉप व्यू देख रहे हैं हम, टॉप व्यू, जहां भी टाइट हुआ होगा, मान लो यहां पर टाइट हुआ, तो धागे में एकदम से जो टेंशन जनरेट हुआ होगा, बताइए कैसा टेंशन आएगा, ये होगा इंपल्सिव। कैसा होगा, इंपल्सिव, क्योंकि सडनली जनरेट हुआ होगा, और सडनली जनरेट हुआ होगा तो झटके से उसने इस बॉल के मोमेंटम को चेंज किया होगा, तो इसकी वैल्यू लार्ज रही होगी, इसलिए यहां पे जो टेंशन आएगा वो कैसा आएगा, इंपल्सिव। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्सेज में क्या फर्क है, कौन कब एपियर होता है, ये मैंने आपको सिखाया।